यस सर। ऑडिबल है? यस सर। यस समझ में आ रहा है ना? यस सर। बढ़िया से बढ़िया सेट है सब कुछ। यस सर। अच्छा देखिए, तो अब मैं आप लोग को कोलिजन पढ़ा रहा था, ठीक है ना? यस सर। मैंने आप लोग से कहा था कि सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, और साथ में रोटेशन मैकेनिक्स। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और रोटेशन मैकेनिक्स, इसके कॉन्सेप्ट्स मैं एक साथ दूंगा और इसके पास्ट ईयर मेडिकल और आईआईटी एक साथ लगाऊंगा, ठीक है ना? आज संभवतः लास्ट पीरियड होगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। अगर कुछ बात बच गई होगी तो कल भी मैं ले लूँगा। अगर बच गई होगी तो इस क्लास के बाद मैं सोचूंगा कुछ बात बची है कि नहीं, है ना? बच गई होगी तो कल भी ले लूँगा, तो फिर परसों से आपका पास्ट 10 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास बताया था। सेंटर ऑफ मास की कुछ बातें बता के इसको एकदम फाइनली क्लोज कर दें। सेंटर ऑफ मास आपको थ्योरेटिकल लेवल पे बताया था, इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, बताए थे? मैंने बताया सेंटर ऑफ मास कोई रियल पॉइंट नहीं होता है, काल्पनिक बिंदु होता है, मैथमेटिकल टूल होता है ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है, प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी है, ठीक है ना? प्रीवियस वीडियोज़ में भी है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम अब तक जो डायनेमिक्स पढ़े वो पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़े, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमको रिजिड बॉडी मिलती है, सेट ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे केस में हम किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस से उसके एक्सेलरेशन को कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे उसके सारे मास को एज्यूम कर लेते हैं कंसंट्रेटेड, उस पॉइंट पे सारे फोर्सेस लगा लेते हैं और उस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास बताया जाए, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, एक का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। तो इन दो बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो होगा, ऑडिबल हो रहा है ना? यस सर। x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना? यस सर। और इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये टू पार्टिकल सिस्टम का बता रहे हैं, बात समझ में आ गई? यस। और मान लीजिए x1 y1 z1 3D, मान लीजिए 3D स्पेस में है और x2 y2 z2 ये 3D स्पेस में है, तो सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई? m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। टू पार्टिकल सिस्टम का ये बता रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता रहे हैं। अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों के x y z कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 रेस्पेक्टिवली हैं, तो दोनों के मास m1 m2 हैं, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वो बता दिए आपको, ठीक है ना? अगर मान लीजिए मैनी पार्टिकल सिस्टम है, कई पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 so on up to mn है, ठीक है ना? और उनके कोऑर्डिनेट्स जो है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और xn yn zn है, तो ऐसे केस में इसको एक्सटेंड कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 so on up to mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना? so on up to n, ठीक है ना? so on up to mn। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस so on up to mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस so on up to n। इस तरीके से करके n पार्टिकल सिस्टम में भी हम निकाल लेंगे। इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपके आते रहते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे ये बात आप समझ गए, ठीक है ना? ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स थी। अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर मान लीजिए ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, पॉइंट पार्टिकल्स है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बात समझ में आ गई? और सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना? जब आपको कई न्यूमेरिकल्स करके हम ये बात दिखाएंगे पास्ट 10 ईयर्स और ऐसे शीट में, तो
तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। अभी आप फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट समझा चुके, अभी आप फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आप निकालेंगे। एक बात आप और समझ लीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जब किसी सिस्टम ऑफ बॉडीज़ पे या किसी बॉडी पर, जब किसी एक बॉडी पे या सिस्टम ऑफ बॉडी पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। अगर कोई बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडी है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जो होता है वो अनएक्सेलरेटेड होता है। ये बात आप जान गए। और दूसरी बात, एक बात आप और जान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास, अगर दो बॉडी m1 m2 हैं, तो दोनों बॉडी के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस बॉडी के ज़्यादा पास होगा जो बॉडी ज़्यादा भारी होगी, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ मास जो है दो बॉडी का, उनको इंटरनली डिवाइड करता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। जैसे मान लीजिए एक बॉडी m1 है यहाँ पर, छोटी छोटी बात जान लीजिए, जब ऐसे बहुत से सवाल लगाएंगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी बात को भी सुनिए, मेरी वीडियो को भी देखिए रिपीट करके, और इन्हीं बातों को लगा के मैं हर तरह के सवाल लगा दूंगा। इससे अब आपको चाहिए, जब इन्हीं बातों के इस्तेमाल से मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन लगा दूंगा। एक दो चैप्टर में आपको दिखा चुका हूँ, बाकी अब एक ही बार में सब नहीं दिखा दूंगा ना, धीरे धीरे चल रहा है। और सबसे टफ रोटेशन चैप्टर है, आप हमको रिवाइंड करके दिखाइएगा, आप खुद ही बोलिएगा कि इस बात का इस्तेमाल किया, आप बताए नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वीडियो में होगा, हम दिखा देंगे कि बताए थे, ठीक है ना। तो मेरी एक एक बात को गौर से सुनिए, ठीक है ना। देखिए, अगर दो बॉडी है m1 m2 मास की, अगर दो बॉडी है m1 m2 मास की, और इस सिस्टम का यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का आ रहा है उसमें, यस सर। तो अब मान लीजिए दो बॉडी है m1 m2 मास की, और इस बॉडी का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ किसी पॉइंट पर है, और ये सेंटर ऑफ मास जो है m1 से r1 दूरी पे और m2 से r2 दूरी पे है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या करता है, दोनों पार्टिकल्स को इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास r1, अगर सेंटर ऑफ मास m1 पार्टिकल से r1 दूरी पे है और m2 पार्टिकल से r2 दूरी पे है, तो r2 by r1 is equal to m1 by r2। Center of mass divides the line joining the two masses in the inverse ratio of their masses, ठीक है ना। Yes. जो समझ रहे हैं, और इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हैवियर पार्टिकल की ओर ज़्यादा होता है, जो पार्टिकल भारी होती है उसकी ओर सेंटर ऑफ मास ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास को आप 0 0 0 कोऑर्डिनेट मान लीजिए। आप ही जानते हैं कि जो आपकी थ्री डायमेंशनल एक्सिस होती है, XYZ एक्सिस, उसमें से आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है ना। और उस वहाँ से 3 एक्सिस XYZ निकाल सकते हैं। आप एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट में इतना तो पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट में पढ़े एक्सिस को आप शिफ्ट कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन ऑफ द एक्सिस मान सकते हैं, इतना तो पता है ना आपको। अगर सेंटर ऑफ मास को आप ओरिजिन ऑफ द एक्सिस मानिए, अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ऑफ द एक्सिस मानिए, तो जानते हैं क्या होगा, तो ये होगा कि आप अगर, तो उस समय एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानिए तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। मान लीजिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, मान लीजिए 3 मासेज हैं, 3 मासेज हैं, उनके x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 रिस्पेक्टिवली हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा x कोऑर्डिनेट। और अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लीजिए, अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लीजिए, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। तो यानी क्या, ये जब उधर आएगा तो ये भी 0 हो गया, यानी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू 0। यानी सेंट्रोइडल फ्रेम में अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानिए तो सभी मासेस का मोमेंट जो है 0 होगा। अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मानिए तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस विल बी 0। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे कहने का मतलब है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे एक बात मैंने बताया कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड रहेगा। अगर एक स्पीड से मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास की छोटी मोटी बात आप लोग जान
जान गए? Yes. अब देखिए अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स है, अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स है m1 m2 m3 m4 so on up to mn, अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं और सबकी वेलोसिटी v1 v2 v3 so on up to vn है, ठीक है ना? तो इस पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स है, अब मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना सिखा रहा हूँ। अब क्या निकालना सिखा रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए n पार्टिकल्स है, और हम हर m1 m2 m3 so on up to mn n पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की स्पीड v1 v2 v3 so on up to vn है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस so on up to mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 so on up to mn। बात समझ में आ गई? क्लियर है एकदम? और बोलिए। यस सर। एकदम क्लियर है? यस सर। अंदर से आ रही है बात? यस सर। समझ में आ रही है ना? सवाल लगाते समय इन सब बातों का मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, और उस समय अगर नहीं हुआ तो फिर हम फिर नहीं जानते। अगर एक बार एक गो में नहीं होता दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल करके हम देंगे, ठीक है ना? और ठीक है, 2-4 दिन अगर आप लोग को दिक्कत है तो दिक्कत को मैनेज कर लीजिए और उसके बाद एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइए। अगर करना है तो, नहीं करना है तो अभी से पीछे हटिए, और करना है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइए। फुल बूम में काम करिए, ठीक है ना? फुल बूम में काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव बन भी सकता है, ठीक है ना? यस सर। तो इस तरीके से आप ये देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस so on up to mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस so on up to mn। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए एक पार्टिकल है m1, उसका एक्सेलरेशन a1 है, दूसरी पार्टिकल है m2, उसका एक्सेलरेशन a2, और इसी प्रकार से n पार्टिकल्स हैं, mn पार्टिकल, और जिसका मास mn है और एक्सेलरेशन an है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस so on up to mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस so on up to mn। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपके हिसाब से आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ मास क्या